जोहार, नमस्कार और हेलो। तो हमारा आज का विषय है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मीनिंग एंड कंटेंट्स। इसे हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझेंगे। प्रथम में हम समझेंगे विचारधारा का परिचय, द्वितीय में विचारधारा से तात्पर्य और तीसरा है राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विचारधारा, चौथा विचारधारा के बारे में मर्गेंथाउ के विचार, पांचवा विचारधारा और हित, छठा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका और अंतिम में इसका हम निष्कर्ष क्या है उस पर चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी, विचारधारा का परिचय। विचार और विचारधाराएं शक्ति के अवयवों का प्रत्यात्मक भाग है। मतलब कि जो शक्ति है उसका यह एक भाग है। विचारधारा जो है वह पूर्ण शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति जिससे मिलकर बनती है उसका यह एक भाग सिर्फ है। ये तत्व भौतिक न होकर मानवीय तत्व हैं, जिनमें नेतृत्व, मनोबल और विचारधारा प्रमुख है। यहाँ मानवीय तत्व से इसका अर्थ यह है कि भौतिक चीज़ों को हम जिसे छू सकते हैं या देख सकते हैं, पर मानवीय तत्व को ये भावनाएं होते हैं जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं। इसे हम छू सकते हैं या देख नहीं सकते। विचारधारा शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में किया जाता है, परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। परंपरागत विचारधारा ऐसे विचारों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। यह विचारों और विश्वासों का ऐसा समुच्चय है जो कि एक सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर आधारित हो और अपने आप को पूर्ण मानती हो तथा विश्व की सारी वास्तविकता की व्याख्या करने का आधार प्रदान करने का दावा करती हो। ऐसे जो परंपरागत विचारधारा के लोग होते हैं उनका एक अपना इतिहास होता है तथा इनके द्वारा एक सुव्यवस्थित और सुखमय समाज की रचना कर सकने की शक्ति है। ऐसा परंपरागत विचारधारा को मानने वाले लोगों का विश्वास होता है। वह यह मानते हैं कि उनके विचारधारा में यह शक्ति है कि वह एक सुव्यवस्थित और सुखमय समाज की रचना कर सकते हैं। आधुनिक विचारधारा, इस विचारधारा में वास्तविक उद्देश्य शक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की विचारधारा तत्कालिक परिस्थितियों पर आधारित होती है तथा इस विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण भी कहा जा सकता है, जैसे कि साम्यवाद, नारीवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा मुख्य रूप से आधुनिक विचारधारा ही है। विचारधारा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है कि विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। आज संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर ही लोकतांत्रिक और साम्यवादी गुटों में विभाजित है। विचारधारा राष्ट्र के लोगों को जोड़ने में सीमेंट का काम करती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि हम लोग जब कॉलेज में मिलते हैं तो हमारे दोस्तों से हमारी दोस्ती कैसे होती है, जब हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी हो। एक जैसी मतलब कि जब हमारी सोच एक दूसरे से मिलती है तब हमारी दोस्ती जल्दी होती है, और जब एक जैसी सोच होती है तभी दोस्ती लंबी टिकती है। विचारधाराएं समुदाय की भूमिका पर बल देती है और व्यक्ति की भूमिका को गौण मानती है, अर्थात व्यक्ति की जो भूमिका है उसको न के बराबर मानती है। विचारधारा सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में मदद देती है। जब लोगों का सोच जिस तरह का होता है, नेता उसी तरह का अगर बातें करता है तो लोगों का समर्थन उसे जल्दी प्राप्त होता है। तो यही है कि सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में मदद देती है। तीसरा है कि कोई भी राज्य अपने दावों की पूर्ति शक्ति सामर्थ्य के आधार पर नहीं वरन एक विशिष्ट सिद्धांत की दुहाई देकर करता है।
यानी कि वह शक्ति, उसका जो पावर है उसके आधार पर नहीं, एक वह सिद्धांत बताता है जो कि विचारधारा से ही होता है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्माता और उसे कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार लोग अपने राजनीतिक कार्यों का सच्चा स्वरूप राजनीति विचारधारा के मुखौटे के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जितने आधुनिक विचारधारा हुए, उन्होंने नई विचारधारा दी, नई सोच दी लोगों को कि इससे एक सुव्यवस्थित या हमारा जो है सो विकास या फिर हमारा भविष्य अच्छा होगा, और इसके पीछे उनका अपना राजनीति मकसद छुपा हुआ रहता है। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूलतः शक्ति पर आधारित है, तथापि नग्न शक्ति को मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक दृष्टि से जनता तथा राष्ट्रों द्वारा ग्राह्य बनाना वैचारिक का ही मुख्य काम है। विचारधारा पर विद्वानों के विचार। स्नाइडर एवं विल्सन। एक विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समूह है जिनका प्रचार मुख्यतया योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नारों के प्रतिपादन के रूप में अथवा युद्धकालीन नारों के रूप में निरंतर उपदेशात्मक रूप में इस प्रकार किया गया है कि वह एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के विशिष्ट विश्वास ही बन गए हैं। मतलब कि जो समाज का जो परिस्थितियाँ रही हैं या फिर जो युद्ध के समय जो उपदेश दिए गए थे, वही समाज की एक विचारधारा बन गई है, ऐसा स्नाइडर एवं विल्सन का मानना है। दूसरे मर्गेंथाउ कहते हैं, जो राष्ट्र विचारधाराओं को त्याग कर स्पष्ट रूप से यह कह दे कि वह शक्ति चाहता है और इसी कारण अन्य राष्ट्रों की समान महत्वाकांक्षाओं का विरोध करेगा, तो वह इस शक्ति संघर्ष में अपने को निश्चित रूप से बहुत ही अहितकर परिस्थिति में पाएगा। मतलब मर्गेंथाउ कहते हैं कि कोई ऐसा देश है जो यह बोले कि हम किसी भी विचारधारा को नहीं मानते हैं, यह वही बात हो गई कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी सोच सबसे अलग होता है, तो व्यक्ति ज़्यादातर लोग उसे पागल कहते हैं या उसे नासमझ कहते हैं। तो इसी प्रकार वह व्यक्ति अकेला रहता है या खुद को अकेला पाता है। तो ऐसा अगर कोई देश बोलेगा तो वैसे उस व्यक्ति के जैसा ही वह देश भी खुद को पूरा वर्ल्ड में अकेला ही पाएगा। इतिहास के कुछ उदाहरण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने कहा कि वे प्रथम विश्व युद्ध, लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय जैसी उदार विचारधाराओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों यानी विचारधारा ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में अत्यधिक योगदान दिया था। वह मित्र राष्ट्रों की हिम्मत को बढ़ाकर तथा धुरी राष्ट्रों की हिम्मत को पस्त करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के महत्व की प्रतिष्ठा का विलक्षण उदाहरण है। अर्थात मतलब कि विचारधारा जो है वह हिम्मत बढ़ाने का काम करती है। तीसरा, हिटलर ने विचारधारा के महत्व का लाभ उठाकर और विदेशों में पंचमार्गियों फिफ्थ कॉलम को संगठित किया। उपनिवेशों की जनता में राष्ट्रवाद स्वाधीनता की प्रेरणा देता था। वह कहता था कि राष्ट्रवाद को उसने बढ़ावा दिया। हिटलर को सूझा यह राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत अपनी राज्य विस्तार की नीतियों के आवरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। विचारधारा से तात्पर्य। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का विशेष प्रभाव तथा महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को यथार्थवादी तत्व माना गया है क्योंकि यह राष्ट्रीय शक्ति का प्रेरक तत्व है। विचारधारा को विश्व राजनीति में न केवल अशांति उत्पन्न करने वाला तत्व माना गया है, अपितु विरोध मूलक विचारधाराओं के परिणाम अंततोगत्वा
युद्ध ही होते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दरार और तनाव होते हैं। मतलब कि जो दो व्यक्ति होते हैं अलग अलग सोच वाले, अगर उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो दोनों में लड़ाई होना लगभग 100% होना ही है, ऐसा होगा ही, ये फिक्स होता है। और वैसे लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं। आधुनिक समय में विचार और विचारधारा शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्दकोश में सामान्य से जान पड़ते हैं। हमें यह पता है कि राष्ट्र और उनकी जनता को आजकल विभाजित करने वाले प्रमुख मुद्दे मोटे रूप से वैचारिक स्वरूप के हैं। राष्ट्रों में युद्ध के प्रमुख कारण विरोधमूलक विचारधाराएं हैं। मतलब कि युद्ध, लड़ाई जो है सो छोटा स्वरूप है और युद्ध बड़ा होता है जो लंबे समय तक चलता है। तो दोनों का मूल कारण जो है सो विरोधमूलक विचारधाराएं ही होते हैं। अगर आप अभी चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध को देखें तो उन दोनों में क्या है, तो विचारधारा का ही अंतर है। रूस की जो विचारधारा है यूक्रेन को वो मान्य नहीं है, और यूक्रेन जो चाहता है तो उसके खिलाफ रशिया है। तो दोनों में विचारधाराओं का जो भेद है उसके कारण ये युद्ध की शुरुआत हुई। इस अर्थ में प्रयोग करने पर विचारधारा विदेश नीति के तत्कालिक लक्ष्य के रूप में शक्ति प्राप्ति के बारे में तत्पर होती है। यानी विचारधारा विदेश नीति का जो तत्कालिक लक्ष्य के रूप में शक्ति की प्राप्ति के बारे में तत्पर होती है, यानी राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। विचारधारा से तात्पर्य पर विद्वानों के विचार। स्नाइडर एवं विल्सन। एक विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समूह है जिनका प्रचार मुख्यतया योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नारों के प्रतिपादन के रूप में अथवा युद्धकालीन नारों के रूप में निरंतर उपदेशात्मक रूप में इस प्रकार किया गया है कि वह एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्रों के विशिष्ट विश्वासी बन गए हैं। जैसे कि कोई युद्ध हुआ, उसमें जो घोषणा किया गया, जो नारा लगाया गया, वही विचारधारा उस युद्ध के बाद उस समाज में प्रचलित हो गई है और उस समाज के लोग उस विचारधारा को मानने लगे, ऐसा स्नाइडर एवं विल्सन का मानना है। दूसरे में है चार्ल्स श्लाइचर। विचारधारा व्यक्ति में अमूर्त विचारों की व्यवस्था है। ये विचार वास्तविक को स्पष्ट करते हैं तथा मूल्यात्मक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति करने अथवा बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसमें उनके विश्वास के अनुसार लक्ष्यों को श्रेष्ठ रूप से स्वीकार किया जा सके और विभिन्न राष्ट्र समान विश्वास, दृष्टिकोण व राजनीतिक जीवन के समान लक्ष्यों के कारण चुनौती मिलने पर संगठित हो जाते हैं। अगर जैसे कि कोई राष्ट्र है और उसके ही सोच जैसा कोई अन्य राष्ट्र है, तो जब उस विचारधारा के विरुद्ध कोई अन्य राष्ट्र होगा तो उन दो राष्ट्रों के मिलने की संभावना या मिल सकते हैं, ऐसा चार्ल्स श्लाइचर का मानना है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में विचारधारा। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। आज संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर ही लोकतांत्रिक और साम्यवादी गुटों में विभाजित है। कोई भी राज्य अपने दावों की पूर्ति सामर्थ्य के आधार पर नहीं, वरन एक विशिष्ट सिद्धांत की दुहाई देकर करता है। मर्गेंथाउ कहते हैं, जो राष्ट्र विचारधारा को त्याग कर स्पष्ट रूप से यह कह दे कि वह शक्ति चाहता है और इसी कारण अन्य राष्ट्रों की समान महत्वाकांक्षाओं का विरोध करेगा, तो वह इस शक्ति संघर्ष में अपने को निश्चित रूप से एक बहुत ही अहितकर परिस्थिति में पाएगा। वही बात है कि तुम सब यह मानते हो, हम यह नहीं मानते, तो मैं तुम सबसे अलग। निश्चित रूप से जिसका विचार सबसे अलग होगा तो वह व्यक्ति भी सबसे अलग और अकेला माना जाएगा।
वैसा ही किसी देश के साथ होता है। जो किसी विचारधारा को माने ही नहीं, तो फिर विचारधारा को मानने वाले सभी देशों से वह अलग माना जाएगा और वह अपने आप को अकेला पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति निर्माता और उसे कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार लोग अपने राजनीतिक कार्यों का सच्चा स्वरूप राजनीतिक विचारधारा के मुखौटे के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। विचार पद्धतियाँ हर विचार की भांति वे अस्त्र हैं जो एक राष्ट्र की हिम्मत को बढ़ाकर उसके साथ ही साथ उस राष्ट्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं और इस कार्य द्वारा ही विरोधी की हिम्मत को पस्त कर देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में अत्यधिक योगदान दिया था। यह मित्र राष्ट्रों की हिम्मत को बढ़ाकर तथा दूरी राष्ट्रों की हिम्मत को पस्त करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के महत्व की प्रतिष्ठा का विलक्षण उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि हिटलर को सूझा कि यह राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत अपनी राज्य विस्तार की नीति के आवरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि विचारधारा के बारे में मर्गेंथाउ के विचार। मर्गेंथाउ ने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के संदर्भ में किया है। कुछ विशेष प्रकार की विचारधारा कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी हुई होती है। इस दृष्टि से वे 3 प्रकार की विचारधाराएं मानते हैं। पहला, मर्गेंथाउ मानते हैं कि यथास्थिति की विचारधारा। दूसरा, साम्राज्यवाद की विचारधारा। तीसरा, अस्पष्ट विचारधाराएं। यथास्थिति की विचारधारा यथापूर्व स्थिति की नीति में विश्वास करने वाले राष्ट्र अपने व्यवहार को विचारधाराओं के आवरण में छिपाना नहीं चाहते। मर्गेंथाउ का कथन है कि जो देश यथापूर्व स्थिति की नीति अपनाता है वह उस शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करता है जो उसको प्राप्त है। यह बात विशेष रूप से तब होती है जब भूभागीय यथापूर्व स्थिति का संरक्षण नैतिक या कानूनी अपेक्षा से मुक्त हो। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसी अपनी विदेशी नीति को यथापूर्व स्थिति में रखने वाली नीति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इनकी यथापूर्व की स्थिति को न्यायोचित मान लिया गया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया, जो कि दोनों विश्व युद्धों के दौरान मुख्यतः यथापूर्व स्थिति की नीति का अनुसरण करते रहे, अपनी विदेश नीति के लिए खुलकर यह घोषणा नहीं कर सकते थे कि वे भविष्य में यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति में आस्था रखेंगे। सन 1919 की यथापूर्व स्थिति की कानूनी यथार्थता स्वयं इन राष्ट्रों के आंतरिक व बाह्य क्षेत्रों में चुनौती का शिकार बन चुकी थी। अतः उन्हें उन आदर्श सिद्धांतों को गढ़ना आवश्यक हो गया जो कि इन चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए इन राष्ट्रों ने एक और नई विचारधारा का निर्माण किया जिसे शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की विचारधारा कहते हैं। कानून साधारणतः और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषकर एक स्थिर सामाजिक शक्ति है। वह शक्ति का एक विशेष वितरण निर्धारित करता है तथा उसे विशेष ठोस परिस्थितियों में स्थिर रखने में मानदंड तथा पद्धतियाँ प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर यही कहना है यथास्थिति की विचारधारा में कि कानून क्या कार्य करती है, तो वह किसी भी स्थिति को समान अवस्था में बनाए रखने का कार्य करती है। तो यही है यथास्थिति की विचारधारा, जिसका उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रीय कानून या फिर कोई भी कानून इसका उदाहरण है। साम्राज्यवाद की विचारधारा। साम्राज्यवादी नीति को सदा ही एक विचारधारा की आवश्यकता होती है। उसे यह प्रमाणित करना होता है कि वह जिस यथास्थिति को पलटना चाहता है वह पलट देने लायक है
और इसके बाद शक्ति का जो नए सिरे से वितरण किया जाएगा वह नैतिक एवं न्यायपूर्ण होगा। साम्राज्यवादी विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई न देकर एक ऐसे उच्च कानून यानी प्राकृतिक विधि की दुहाई देती है जो कि न्याय और आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। नाजी जर्मनी ने वर्साये की संधि की यथापूर्व स्थिति परिवर्तित करने की मांग मुख्यतः समानता के सिद्धांत की दुहाई देकर की थी। साम्राज्यवाद को विचारधारा की सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि उसे राज्यों को जीतने के लिए बहाने की आवश्यकता होती है जो उसके औचित्य का प्रतिपादन कर सके। सफ़ेद लोगों का बोझ वाइट बर्डन्स, राष्ट्रीय कर्तव्य, पवित्र विश्वास, क्रिश्चियन कर्तव्य आदि साम्राज्यवादी वैचारिक नारों ने सभ्यता को पुष्ट करने की दुहाई दी या उपनिवेश को पिछड़ेपन से मुक्त करने की या धार्मिक कर्तव्य पूरा करने की दुहाई दी। यानी कि साम्राज्यवाद की विचारधारा में जैसे कि जो राजनेता होते हैं वे सत्ता में आने से पूर्व वादे करते हैं कि अभी की स्थिति ऐसी है और बाद में हम ऐसी स्थिति होगी हमारे आने के बाद। साम्राज्यवाद की विचारधारा जो है वह मुख्यतः बदलाव पर आधारित होती है। अस्पष्ट विचारधारा, ये विचारधाराएं आक्रमणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा साथ ही में यथास्थिति को कायम रखने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, इसलिए इन्हें अस्पष्ट विचारधाराएं कहा गया है। हमारे युग में ऐसी 3 विचारधाराएं पनपी है: राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा, शांति की विचारधारा और संयुक्त राष्ट्र की विचारधारा। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की कल्पना राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने पेश की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति की अस्पष्ट विचारधारा भी अस्तित्व में आई। शांतिमय इरादों के बारे में जो घोषणाएं अक्सर की जाती हैं वे आमतौर पर किसी विदेश नीति के बुनियादी उद्देश्य छिपाने के लिए प्रयुक्त मुखौटे ही होती है। अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए उन्हें शांति विरोधी, शांतिघाती एवं शांति विध्वंसक कहने का रिवाज हो गया है। शांति की विचारधारा के आधार पर एक देश 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य करता है। प्रथम, वह अपनी वास्तविक नीति के उद्देश्य को छिपाना चाहता है और द्वितीय, वह अपनी नीतियों के लिए सर्वत्र सद्भावना प्राप्त करना चाहता है। विचारधारा और हित। हित का आशय उस वस्तु से है जिससे वह संबंधित है या जिसे वह अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है, या वह वस्तु जिसके साथ वह संबंधित है तब अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है। अर्थात मतलब यह है कि जो कार्य व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए करता है उसे उसका हित कहा जाता है। विचारधारा। विचारधारा भावात्मक है जो व्यक्ति को ढीले रूप से जोड़ती है। सामूहिक विचारधारा, ग्रुप आइडियोलॉजी, अधिक भावात्मक और अस्पष्ट है, जबकि सामूहिक हित के साथ ऐसी बात नहीं है। सामूहिक हित स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार सामूहिक हित की श्रेणी में रखा जा सकता है। विचारधारा और हित में इस प्रकार का समरूपता है, एक घनिष्ठ संबंध है जिससे इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्र अपने हितों के आधार पर ही अपनी विचारधारा का गठन करते हैं। यूरोप में अमेरिका के हित साम्यवाद के सीमितीकरण और प्रजातंत्र की रक्षा की विचारधारा द्वारा उचित ठहराए गए हैं। स्लाइचर के मतानुसार प्रत्येक दूसरे को प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि हित विचारधारा का निर्धारण कर सकता है तथा विचारधारा द्वारा निर्धारित भी हो सकता है। वे एक दूसरे में विलीन होते हैं, यद्यपि दोनों एक नहीं हैं। प्रत्येक का सापेक्ष प्रभाव जहाँ वे नहीं मिलते वहाँ वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर अवश्य होते हैं। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विचारधारा का प्रयोग
अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी घटना को उचित या अनुचित ठहराने के लिए भी किया जाता है। दूसरे राष्ट्र को प्रादेशिक भूमि पर आधिपत्य, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फिलीपाइंस पर आधिपत्य, मानवतावादी विचारधारा के आधार पर औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। फिलीपाइंस को उसने सभ्य बनाने, ईसाई धर्म का प्रचार करने तथा बर्बरों को शिक्षित करने के लिए अधीन बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका। पहला है, विचारधारा में वह शक्ति है जो असंगठित और अव्यवस्थित गतिविधि को एक सशक्त और संगठित राजनीतिक आंदोलन में बदल देती है, जैसे नाजीवाद और फांसीवाद का विश्व में प्रसार। दूसरा, विचारधारा विभिन्न राष्ट्रीयता वाले देशों को एकता के सूत्र में बांधकर सैनिक शक्ति का सृजन करती है, जैसे अटलांटिक चार्टर में निहित सिद्धांतों के आधार पर ही द्वितीय महायुद्ध काल में मित्र राष्ट्रों की एकता धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध हुई थी। तीसरा, विचारधारा आक्रमण और विस्तारवादी गतिविधि को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे युद्ध होते हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक विचारधारा की कट्टरता के कारण उसने भारत पर 1965 और 1971 में आक्रमण किया था। चौथा है, प्रतियोगी विचारधाराएं मनमुटाव एवं वैमनस्य को जन्म देती है। शीत युद्ध विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय संकट उभरे। विचारधारा में कट्टरता के तत्व आ जाने से कूटनीतिक समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की उपयोगिता असंभव हो जाती है। छठा है, यह विदेश नीति को कठोर बनाती है, जैसे 1945 के बाद अमेरिकी विदेश नीति साम्यवाद के अवरोधन के लिए दृढ़ संकल्प रही। पामर व पार्किस के शब्दों में, विचारधाराएं वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का शक्तिशाली साधन होती है, किंतु वे सभी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के कार्यों को बहुत जटिल बना देती है। निष्कर्ष, विचारधारा को शक्ति प्राप्ति के उद्देश्य की सिद्धि साधन के रूप में सदा प्रयोग किया जाता रहा है। यदि विचारधारा में घोषित शक्ति उद्देश्यों और आचरण में दृष्टिगोचर होने वाले असली उद्देश्यों के बीच का अंतर न पहचाना जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ स्वरूप को समझ सकना कठिन है। इसलिए किसी विदेश नीति के वास्तविक रूप का अध्ययन वैचारिक दिखावे और आचरण में अपनाई गई नीतियों के असली उद्देश्य के बीच स्पष्ट अंतर के आधार पर करना अपरिहार्य है। सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसा लगने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का महत्व घटता जा रहा है। इससे पूर्व विचारधारा के अंत का सिद्धांत भी प्रचलित हुआ था। आज लगभग सभी पश्चिमी देशों में विभिन्न राजनीतिक दलों में वैचारिक अंतर समाप्त हो गए हैं। आज समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों का उद्देश्य एक औद्योगिक समाज की स्थापना है तथा ये दोनों एक उद्देश्यों की प्राप्ति के केवल दो तरीके हैं। दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। इन दोनों व्यवस्थाओं में राज्य औद्योगिक राज्य बन गया है। पूंजीवाद की प्रकृति बदल गई है तथा अब पश्चिमी समाज पूंजीवाद के बाद के समाज है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं तथा उन्नत समाज देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब एक समान हो गई हैं, क्योंकि ये दोनों ही औद्योगिक समाज हैं। तकनीकी तथा वैज्ञानिक उन्नति ने दोनों समाज के अंतर को मिटा दिया है। समाजवादी तथा पूंजीवादी समाजों की समस्याएं वैचारिक नहीं हैं, बल्कि तकनीकी, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक हैं। सामाजिक क्रांति मुख्य सवाल नहीं है, बल्कि मुख्य समस्या सामाजिक इंजीनियरिंग की है। संक्षेप में, समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों में परिवर्तन आ जाने के कारण दोनों विचारधाराएं खत्म हो गई हैं।
मुझे उम्मीद है आपको इससे परीक्षा में ज़रूर सहायता मिलेगी। अगर आपका कुछ सुझाव है मेरे लिए तो कृपया 10 सेकंड का टाइम देकर के कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।